Rahim. Today we are going to start very important lecture of radioactive series, which is beta decay process as well as gamma decay process. Along with beta decay process, we will discuss Pauli neutrino hypothesis, Fermi theory of beta decay, and other necessary condition for beta emission. Basically, there are three processes involved during beta decay process. One is electron emission, second one positron emission, and third one is orbital electron capturing process. Under which condition electron is emitted inside the nucleus and under which condition positron is emitted. So let's start. For example, we have a nuclei X in which A is the mass number and Z is the charge number. When electron is emitted, the charge number of daughter nucleus will increase by +1 while its mass number remains same. This is called electron emission process. In simple words, electron emission process. On the other hand, if we consider the second equation, second reaction, capital X is the nuclei, where A is the mass number and Z is the charge number, and if positron is emitted out, which is antiparticle of electron or sometime positive electron, charge number will decrease by -1. तो यहाँ ये देखना है कि अगर किसी न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो उसका चार्ज नंबर +1 इंक्रीज हो रहा है, मास नंबर रिमेन सेम है, और जब पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो चार्ज नंबर -1 डिक्रीज होता है और मास नंबर एज इट इज़ रहता है. तो इस चीज़ को समझना है कि चार्ज नंबर बेसिकली क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन रिजाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड चार्ज नंबर, एंड सम ऑफ द मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द मास नंबर. तो जब चार्ज नंबर +1 होता है तो एक प्रोटॉन ग्रेटर हो गया, और जब चार्ज नंबर -1 होता है तो एक प्रोटॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो फिर मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे इफेक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन रिएक्शन ये बता रहा है कि मास नंबर पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस का क्या है, एज इट इज़ एज सेम है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको समझना होगा. अब इन दोनों इक्वेशंस पे जब कंजर्वेशन लॉज अप्लाई किए गए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा था. वो इस तरह कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट्स should be equal to rest mass energy of daughter nucleus along with emitted particle, electron or positron. In 1930, Pauli exclusion principle से, ये जिसने Pauli exclusion principle दिया था, Pauli introduced that the rest mass energy of product particle should be equal to rest mass energy of parents particles. But when the experiment were done, the law of conservation of energy is violated. Where does the missing energy? क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो डॉटर न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल था, इन दोनों की रेस्ट मास एनर्जी का सम किया करते थे तो वो सम रिलेटिवली कम आ रहा था रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस. बात समझ में आ रही है ना? तो वो जो सम रेस्ट मास एनर्जी का जो सम था जो कम आ रहा था, तो मिसिंग एनर्जी किधर गई? तो 1934 में फर्मी ने एक थ्योरी पेश की, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके, बड़ी फेमस थ्योरी है. तो पाली ये 4 साल पहले इंट्रोड्यूस कर गया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, जो मिसिंग एनर्जी है वो मिसिंग एनर्जी कोई अनदर पार्टिकल है वो कैरी ऑफ करके साथ ले जा रहा है इस रिएक्शन में, यानी वो जो अनदर पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल, वो मिसिंग है. तो इट मीन कि इक्वेशन 1 और 2 जो है ये बिफोर पाली आइडिया जो है ये मैंने इंट्रोड्यूस की है, तो इसमें एक टर्म मिस है. तो अब वो जो मिसिंग पार्टिकल्स था जिसने मिसिंग एनर्जी को कैरीड ऑफ किया था, पाली ने तो कह दिया कि कोई अनदर पार्टिकल है जो एनर्जी को कैरी ऑफ कर लेता है. 1934 में जब फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके को एक्सप्लेन किया कंप्लीटली, तो वो कहता है कि ये जो मिसिंग पार्टिकल था एनर्जी को कैरी ऑफ कर रहा था, ये न्यूट्रिनो था. तो ड्यूरिंग पॉजिट्रॉन एमिशन
न्यूट्रिनो इमिट होता है और ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन एमिशन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है। मैं लेटर ऑन बताता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो अब जो कंप्लीट बीटा डिके प्रोसेस होगा ज़रा गौर से देखें। XAZ पेरेंट न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और साथ एंटी न्यूट्रिनो, म्यू बार इज द सिंबल ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह पॉजिट्रॉन एमिशन में XAZ YZ-1 पॉजिट्रॉन एमिशन और न्यूट्रिनो। तो ये न्यूट्रिनो और न्यू बार एंटी न्यूट्रिनो है। तो लेटर ऑन इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज फाइंड की गई। तो न्यूट्रिनो की जो स्पिन थी हाफ एच कट, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फर्मियंस हैं। तो न्यूट्रिनो लाइज इन द फर्मियन फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पीरियोडिक टेबल, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये फर्मियन फैमिली में लाई करता है। इसकी स्पिन क्या है? हाफ एच कैट। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए इसकी मास को डिटरमिन करने के लिए। तो किसी ने इसकी मास जो है 0.003 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की। लेटर ऑन एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट किया गया, 0.001 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड की, और ये वेरी स्मॉल मास है। और 1956 में आफ्टर 26 ईयर्स कॉन एंड रेनीज इसने एक्सपेरिमेंटली रिवर्स बीटा डिके प्रोसेस को स्टडी करते हुए न्यूट्रिनो को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड कर लिया। और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट वो इस बात को फॉलो करते हैं कि न्यूट्रिनो का रेस्ट मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि 0.001 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मराद ये है कि वेरी निग्लिजिबल मास है। तो इसको फिर मटेरियल पार्टिकल नहीं बल्कि इसको क्या नाम दिया गया? एनर्जी पार्टिकल। कि न्यूट्रिनो का रेस्ट मास जो है जस्ट लाइक फोटॉन, यानी इसका मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है? 0 है। लेकिन स्पिन इसकी क्या है? हाफ एच कट, हाफ एच कट। और ये हाफ एच कट से मराद ये है कि ये फर्मियंस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा इसकी अदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो मैं लेटर ऑन बताऊंगा। बहरहाल 2 किस्म के पार्टिकल होते हैं, लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल एंड राइट हैंडेड पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर ये 2 किस्म के पार्टिकल की पहचान के लिए, तो न्यूट्रिनो जो है इसको लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रिनो स्पिन करता है और मोशन में है तो इसका लीनियर मोमेंटम भी होगा। स्पिन की वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम is opposite to the direction of spin, or if the direction of the linear momentum is opposite to that of angular momentum, then that particle is given the name left-handed particle. So neutrino lies in left-handed particle because its angular momentum is opposite to that of linear momentum. या आप कह सकते हैं its spin axis is opposite to that of लीनियर मोमेंटम। और जो एंटी न्यूट्रिनो है ये राइट हैंडेड पार्टिकल्स है। क्यों? कि उसकी लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन स्पिन एक्सिस के पैरेलल है, तो दे आर कॉल्ड राइट हैंडेड पार्टिकल। इन दोनों प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसे कहती हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है? स्पिन प्रोजेक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब पार्टिकल स्पिन करता है तो उसका प्रोजेक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उस डायरेक्शन के ऊपर उसका प्रोजेक्शन साया पड़ता है। जिस तरह अर्शिमीदस ने बल्कि गैलीलियो ने जब व्हेन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ तो उसके प्रोजेक्शन को अर्थ के डायमीटर के ऊपर स्टडी कर लिया था, और प्रोजेक्शन ऑफ द मून ऑन द अर्थ डायमीटर सिंपल हार्मोनिक नेचर पोजेस कर रहा था। इसी तरह जब पार्टिकल स्पिन करता है तो उसका प्रोजेक्शन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन पे पड़ता है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी। और इसको मैथमेटिकली लिखती हैं P डॉट S, P मैग्नीट्यूड S मैग्नीट्यूड। P इज द लीनियर मोमेंटम, S इज द स्पिन। तो ये एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। ये आप डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज करके, जिस तरह डॉट प्रोडक्ट A डॉट B, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, ये लिया जाता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो ये न्यूट्रिनो के लिए, क्योंकि P और S ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो ये 180 डिग्री एंगल आएगा, तो न्यूमरेटर -1 होगा और यूनिट वेक्टर 1 1, तो -1/1। तो इलास्टिसिटी न्यूट्रिनो के लिए क्या आ रही है? -1, और एंटी न्यूट्रिनो के लिए इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी? +1 आ जाएगी। ये तो कुछ न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टी थी जो 1956 में कॉन एंड रेनी ने एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर करके बताई। तो कंक्लूड ये करते हैं कि बीटा डिके प्रोसेस में
जब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो उनके साथ अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या न्यूक्लियस के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द लेक्चर्स जो है, क्या ये इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? तो फर्मी ने 1934 में ये बताया कि द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस is somewhere similar to emission of electromagnetic radiation by an atom, कि जिस तरह एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं, एटम से कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं? जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट्स या स्पेस चेंज होती हैं, क्वांटम स्टेट्स एनर्जी स्टेट्स चेंज होती है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह अपनी स्टेट्स चेंज करता है, तो इट विल एमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटॉन की शक्ल में। तो फर्मी ये कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कॉन्टिन्यूसली जो है मीज़ॉन एक्सचेंज करती हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है, तो स्पेस चेंज हो रही है ना, ऑर्बिटल स्टेट्स भी चेंज हो रही है, क्वांटम स्टेट्स भी चेंज हो रही है। लेट प्रोटॉन, ये मेरा दायां हाथ प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, तो जब जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होगा, यानी प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन, और ये क्या बन जाएगा? प्रोटॉन। तो स्टेट्स चेंज हो गई ना, क्वांटम स्टेट्स चेंज होगी, तो एज ए रिजल्ट बर्थ ऑफ बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव रेज एमिट होती है। तो बेसिकली बीटा एमिशन क्या है? बेसिकली बीटा एमिशन इज द डिके ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन और डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले। अब कंप्लीट बीटा डिके प्रोसेस क्या होगा, तो जो दें इधर फर्मी थ्योरी के मुताबिक, इक्वेशन 5 को देखें, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आ रही है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होता है, तो प्रोटॉन पॉजिट्रॉन एमिशन होगा। याद रखने के लिए, प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन डिके इनटू न्यूट्रॉन, एज ए रिजल्ट positron is emitted out. In order to conserve the reaction, neutrino is also emitted. तो क्या पता चला इक्वेशन 5 से? all proton rich nuclei decay into positron emission. all proton rich nuclei decay into positron emission. Is it clear? अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हो रहा है तो चार्ज नंबर क्या हो जाएगा? -1। प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बन गया ना, तो चार्ज नंबर क्या हो जाएगा? -1। तो देखें ये लिखा हुआ है, ये -1। इसी तरह नेक्स्ट फर्मी कहता है व्हेन न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है तो इक्वेशन 5 का रिवर्स प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन एमिशन होगी। और इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन को कंजर्व रखने के लिए एंटी न्यूट्रिनो, ये म्यू बार है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लिखा है ना, तो यही बार आपको रटा भी लग सकता है, न्यू बार लिख देंगे, ये एंटी न्यूट्रिनो है। तो ऑल न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई जनरली डिके इनटू इलेक्ट्रॉन एमिशन। ऑल न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई डिके इनटू इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो चार्ज नंबर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो देखें ये +1 है ना, ये बात ध्यान में कुछ बैठी है। अब मास नंबर पे क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा? लेट्स सपोज डिकी होने से पहले एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन भी 10 है, तो 10 + 10 क्या होगे? 20। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होगा तो प्रोटॉन 9 हो गए और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? 11। तो 9 + 11 क्या होगा? 20। और या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होगा तो प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 9, तो मास नंबर क्या होगा? 20। तो मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो है। तो अब आपने याद कैसे रखना है? देखिए मैंने कहा प्रोटॉन डिके होता है न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन के डिके होने से क्या बनता है? पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन +1, पॉजिट्रॉन +1। तो याद रखने के लिए चार्ज क्या हो जाएगा? -1। चार्ज नंबर 1 टाइम क्या हो जाएगा? डॉटर का रिड्यूस हो जाएगा। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होगा तो पॉजिट्रॉन एमिशन होगी और डॉटर न्यूक्लियस का चार्ज नंबर क्या होगा? -1। और रिएक्शन को कंजर्व रखने के लिए जो एनर्जी पार्टिकल है वो कौन सा एमिट होगा? न्यूट्रिनो। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होगा तो इलेक्ट्रॉन एमिशन,
और चार्ज नंबर क्या हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियस का +1 और रिएक्शन कंजर्वेशन के लिए एंटी न्यूट्रिनो। अब इन इक्वेशन 5 और 6 को सामने रखते हुए मैंने कुछ एग्जांपल्स की हैं, आप उन एग्जांपल को फौरन समझ जाओगे। मैं पूछूंगा कि क्या होता है, तो जो बोर्ड पे दे थोरियम, हमने ये पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि यूरानियम 92-238 जब अल्फा डिके करती है तो नया एलिमेंट जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है वो थोरियम है। तो अब देखें थोरियम प्रोक्टेनियम में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कब इमिशन होती है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है, तो चार्ज नंबर क्या हो गया +1। तो थोरियम पेरेंट्स था, तो डॉटर कौन सी बन गई प्रोक्टेनियम, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन एंटी न्यूट्रिनो। मैंने इक्वेशन 6 को यूज किया, देखें न्यूट्रॉन डिके हो रहा है प्रोटॉन में। तो आप यहां से कह सकते हैं when thorium transform into proctenium after electron emission, this is because of decay of neutron into proton, decay of neutron into proton। इसी तरह अब देखें नेक्स्ट रिएक्शन C614, आपको क्या मिल रहा है N714, तो इट मीन चार्ज नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो गया ना, 6 से 7 हो गया, तो चार्ज नंबर +1 इंक्रीज हो रहा है, इट मीन प्रोटॉन डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो आप क्या कह सकते हैं कार्बन ट्रांसफॉर्म इनटू नाइट्रोजन आफ्टर इलेक्ट्रॉन इमिशन बिकॉज न्यूट्रॉन डिके इनटू प्रोटॉन। कि यहां पर क्या हो रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन। जस्ट चार्ज नंबर के सिंबल को देख के आपका माइंड खुद क्लिक कर जाएगा कि ये 7 है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हुआ है। और मैंने आपको तरीका बताया है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन इमिशन, याद रखें ऑल प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई डिके इनटू पॉजिट्रॉन इमिशन एंड ऑल न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई डिके इनटू इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो ये रिएक्शन को कंजर्व करने के लिए। इसी तरह यहां आ जाए C611, तो क्या आ गया चार्ज नंबर रिड्यूस्ड हो गया है, तो प्रोटॉन डेंसिटी कम हुई है, तो इट मीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके हुआ है, प्रोटॉन डिके इनटू न्यूट्रॉन। तो आपको डॉटर जो मिली है बोरान और पॉजिट्रॉन इमिशन न्यूट्रिनो +Q। इसी तरह पोटाशियम 90/40, तो चार्ज नंबर +1 हो गया, पोटाशियम ट्रांसफॉर्म इनटू कैल्शियम और इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो यहां पर भी क्या हुआ है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हुआ है। इसी तरह बोरान 512 C612 बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रिनो +Q। इसी तरह O815 N715 B पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो +Q। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम रेडियोएक्टिविटी को जब डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि जनरली वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जिनके चार्ज नंबर 80 या 82 से ग्रेटर हो वो रेडियोएक्टिविटी के रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ पर बीटा डिके में देखें मैंने बड़ी लाइट एलिमेंट लिए हैं, C614 C611 पोटाशियम 40 बोरान, इसी तरह ऑक्सीजन और इसी तरह N715 नाइट्रोजन का एक आइसोटोप, ये भी बीटा एमिटर है, फास्फोरस भी बीटा एमिटर है, इसी तरह पोटाशियम भी बीटा एमिटर है। तो याद रख लो यहाँ इन एलिमेंट के न्यूक्लियाई को देखो तो ये आइसोटोप्स हैं and isotope of all element are relatively unstable because of different proton and neutron density in their nuclei। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नॉन सिमेट्रिक बिहेवियर से, यानी प्रोटॉन डेंसिटी और न्यूट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से ये न्यूक्लियस लाइटर एलिमेंट के जो आइसोटोप होते हैं ये क्या होती हैं अनस्टेबल होती हैं। और कायनात में हर चीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है, तो ये न्यूक्लियाई जो हैं नॉन सिमेट्रिक डिवीजन की वजह से जब अपने आप को स्टेबल रखना चाहती हैं तो ये जनरली क्या करती हैं बीटा रेज एमिट करती हैं। तो ऑल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिवली अनस्टेबल एंड जनरली दे आर वेल नोन बीटा एमिटर। तो हमारी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन N715 ये आइसोटोप वेल नोन बीटा एमिटर है, इसी तरह O815 वेल नोन बीटा एमिटर है, इसी तरह आपकी आर्गन गैस जो है ये वेल नोन बीटा एमिटर है, पोटाशियम है, सल्फर है, फास्फोरस है और ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हुए हैं। अब इन तमाम रिएक्शन में Q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बीटा डिके प्रोसेस। अल्फा डिके में याद रख लो एनर्जी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट था और मैक्सिमम रेंज मैंने आपको बताई थी 4 MeV to 10 MeV, लेकिन बीटा डिके प्रोसेस में जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को दो तरह से कैलकुलेट करती हैं। एक तो ये इक्वेशन 1 वही मास डेफिशिएंट मेथड Q = del m c²। अब del m क्या है मास ऑफ पेरेंट्स
minus mass of daughter minus mass of neutrino into c square. Later on मैंने अभी बताया कि मास ऑफ न्यूट्रिनो इतना निग्लिजिबल था कि इसको क्या कर दिया गया, निगलेक्ट कर लिया था, ये ऑलमोस्ट जीरो है, एनर्जी पार्टिकल्स था, तो हम इस टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं. अब सेकंड वन मेथड Q, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अगर मैं इलेक्ट्रॉन एमिशन लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो. अब जो डॉटर न्यूक्लियस है, अब इन तमाम एग्जांपल में देखें, जो डॉटर न्यूक्लियस यहाँ पर देखें प्रोक्टेनियम को एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पर देखें नाइट्रोजन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, कैल्शियम को देखें इन दोनों के मुकाबले में, तो डॉटर न्यूक्लियस का मास जो एमिटेड पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इनके मुकाबले में बहुत ग्रेटर है. तो इट मीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग बीटा डिके प्रोसेस कंट्रीब्यूशन किसका होगा, डॉटर न्यूक्लियस का नहीं होगा. काइनेटिक एनर्जी में वो एमिटेड पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का होगा और साथ न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का होगा. इसलिए डॉटर न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या किया, एलिमिनेट कर लिया. तो एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, इन दोनों का सम करेंगे, जो पाली ने भी इंट्रोड्यूस किया था और लेटर ऑन फर्मी ने इसको एक्सपेरिमेंटली फॉलो अप किया कि मैक्सिमम एनर्जी इज कैरिड ऑफ बाय ड्यूरिंग बीटा डिके प्रोसेस इज न्यूट्रिनो. क्लियर हो गया ये पॉइंट भी. अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ मैंने कहा था कि जनरली बीटा डिके प्रोसेस तीन तरह का है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैप्चरिंग प्रोसेस. सम टाइम ऐसा होता है कि न्यूक्लियस से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होता है, तो इलेक्ट्रॉन इमिट जब होता है तो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम न्यूक्लियस को आइसोलेट तो नहीं कर सकते, जिस एलिमेंट को हम टारगेट बनाएंगे उस एलिमेंट को एटॉमिक फॉर्म में लें, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट होके आएगा, तो वो जिस एटम का करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस है, एटम के अंदर कोई ऑर्बिट ऐसा होगा जिसमें मिसिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो ऑर्बिट उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा. तो ये एक कभी चांस होता है कि सम टाइम बीटा नेगेटिव रेज इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से इमिट होके आता है, तो वो जिस एटम्स का न्यूक्लियस होता है उस एटम के बाहर जो ऑर्बिटल स्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स में कहीं पे इलेक्ट्रॉन जो मिसिंग एनर्जी रखता है, वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को जाके फिल अप कर ले, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कैप्चरिंग प्रोसेस. ये डिटेल जो है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आती है. यहाँ सिर्फ इस लेवल पे आप याद रख लें कि बीटा डिके प्रोसेस में ये तीसरा प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो सकता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट बीटा डिके प्रोसेस. अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड लास्ट वन रेडियो एक्टिव सीरीज़ का लास्ट वन लेक्चर्स, बहुत ही सिंपल सा, गैमा डिके या गैमा एमिशन, हाउ गैमा रेज डिके from the nucleus. So there are different reasons on which gamma ray photon, which are electromagnetic radiation of extremely shorter wavelength having high energy and frequency. अब गैमा रे एमिशन की बेसिक कंडीशंस क्या है, तो एक दो तो आपके इस लेवल में जो सिलेबस में हैं वो हैं, कुछ मैं एक्स्ट्रा भी आपको बताने जा रहा हूँ. तो सबसे पहले ये है कि जब कोई भी न्यूक्लियाई अल्फा या बीटा रे एमिट करता है, आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा रे, वो न्यूक्लियाई जो अल्फा और बीटा रे एमिट करते हैं, तो आफ्टर इमिशन वो न्यूक्लियाई अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं होते, एक्साइटेड स्टेट में लाई करती हैं. अपनी कौन सी स्टेट में लाई करती हैं, एक्साइटेड स्टेट में लाई करती हैं. जिस तरह एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से कम बैक करता है ग्राउंड स्टेट में, तो ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन इट वुड एमिट लाइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और फोटॉन. फोटॉन एमिट होते हैं ना, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर क्वांटम स्टेट टू लोअर क्वांटम स्टेट. इसी तरह कहता है कि आफ्टर द इमिशन ऑफ बीटा और अल्फा रेज, most of the nuclei tends to lie their higher excited state. When these nuclei returns to its original ground state, they should emit light in the form of electromagnetic radiation having extremely short wavelength and possesses high energy and frequency, almost 10 power 20 to 10 power 24 hertz frequency होती है इनकी. तो पहला रीज़न ये पता चला
कि गैमा एमिशन क्या है, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियाई फ्रॉम हायर क्वांटम स्टेट टू लोअर क्वांटम स्टेट, फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो ये मैंने लिखा है कि अगर कोई न्यूक्लियाई है x, उसका मास नंबर a, चार्ज नंबर z, स्टार, स्टार स्टैंड फॉर एक्साइटेड न्यूक्लियाई। तो जब ये गैमा रे फोटॉन एमिट करेगा तो आपको जो डॉटर न्यूक्लियस मिलेगा उसके मास में भी कोई चेंज नहीं आएगी, चार्ज नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन जो हैं इनका रेस्ट मास भी जीरो है और ये चार्ज लेस रेडिएशन है। तो न्यूक्लियन नंबर और चार्ज नंबर एज इट इज रहेगा, सिर्फ क्वांटम स्टेट्स चेंज हुई है, एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन प्रोसेस हुआ है। दिस इज द फर्स्ट बोल्ड रीजन फॉर गैमा एमिशन। एक चीज होगी डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियर लेवल। अब इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर गैमा डिके होने के, गैमा एमिशन के कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स है। देयर आर सर्टन अदर रीजन फॉर द गैमा एमिशन which are various electromagnetic effects produced within the nuclei। अब ये वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या हो सकती हैं, इस चीज पे जरा स्ट्रेस करना है। मोशन ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, एज वी नो दैट प्रोटॉन स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल अराउंड इट्स ओन एक्सिस, और प्रोटॉन की स्पिन मोशन भी है और ऑर्बिटल मोशन भी है। और जब प्रोटॉन स्पिन भी करता है, ऑर्बिट भी रिवॉल्व भी करता है, तो उसका एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी होगा, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी होगी। और प्रोटॉन क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स है, और जब चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है तो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड होती है। और हम जानते हैं क्लासिकल फिजिक्स ये भी कहती है कि करंट, जब करंट में सडनली चेंज आ जाए, सडनली चेंज आ जाए तो क्या होता है, एवरी एक्सेलरेटिंग डिक्सेलरेटिंग चार्ज शुड इमिट रेडिएशन कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लासिकल फिजिक्स का बड़ा बोल्ड कंसेप्ट है ना। तो गैमा रे एमिशन का एक रीजन ये भी है कि प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन स्पिन और ऑर्बिटल मोशन पोजेस करता है, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। तो प्रोटॉन चार्ज होने की वजह से, इसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट होगा, तो उस करंट में जो परटर्बेशन आती है, जो फ्लक्चुएशन आती है, उसकी वजह से गैमा रे फोटॉन एमिट हो सकता है। इसी तरह इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ जो स्पिन मोशन एसोसिएटेड है, तो प्रोटॉन ही नहीं, प्रोटॉन की भी की इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है और न्यूट्रॉन की भी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है। तो ये जो इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, इसकी वजह से याद रख लो करंट एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑल द टाइम एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस, मीज़ॉन एक्सचेंज होने से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में एक्सचेंज हो रहा है नेगेटिव मेजॉन एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है पॉजिटिव मेजॉन एक्सचेंज करके। तो जब ये चार्ज मीज़ॉन न्यूक्लियस के अंदर एक्सचेंज होते हैं तो करंट एक्सचेंज होगी ना। इस करंट के एक्सचेंज होने से भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन जो है ना वो एमिट होती हैं। ये थर्ड वन रीज़न है बड़ा स्ट्रांग किस्म का। अब यहाँ एक और चीज़ याद रख लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि मीज़ॉन को एक्सचेंज करते हैं, तो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी एक्सचेंज हो रही है। तो याद रख लो करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी इनसाइड द न्यूक्लियस, इसमें पीरियोडिक वेरिएशंस आ जाती है चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी में। जब चार्ज डेंसिटी में पीरियोडिक वेरिएशन आती है तो चार्ज डेंसिटी एसोसिएटेड आर करेस्पॉन्ड्स टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड करंट डेंसिटी करेस्पॉन्ड्स टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस दे फॉर्म डाइपोल। द प्रोसेस, द phenomena in which a non-polar substance transform into polar nature under the presence of electric field is called electric polarization। तो चार्ज के साथ एसोसिएटेड कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और करंट के साथ, क्योंकि करंट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये भी एक्सचेंज हो रही होती हैं। इसलिए न्यूक्लियर की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्वाड्रोपोल मोमेंट। तो यहाँ मोनोपोल मोमेंट भी है, डाइपोल मोमेंट भी है और क्वाड्रोपोल मोमेंट भी है। तो इनमें जब डिफरेंस आता है, इनकी डाइपोल मोमेंट में डिफरेंस आता है, पैरिटी में भी डिफरेंस आता है, एंगुलर मोमेंटम में भी डिफरेंस आता है, और एज ए रिजल्ट गैमा रे फोटॉन आर आल्सो एमिटेड आउट। तो यहाँ पर एक और रीज़न मैंने दिया है कि गैमा रे फोटॉन आर आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी बिटवीन न्यूक्लियर एनर्जी स्टेट्स। कि न्यूक्लियस के अंदर पैरिटी
और एंगुलर मोमेंटम के डिफरेंस की वजह से भी क्या आता है, गैमा रे फोटॉन प्रोड्यूस होता है। जिस तरह एटम में मैंने बताया कि एनर्जी स्टेट में डिफरेंस आ जाए, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाए, एनर्जी स्टेट क्वांटम स्टेट में डिफरेंस आ जाए तो फोटॉन एमिट होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस आ जाए या पैरिटी में डिफरेंस आ जाए तो गैमा रे फोटॉन एमिट होता है। वो क्यों डिफरेंस आ रहा है कि प्रोटॉन ऑल द टाइम प्रोटॉन नहीं रहता, न्यूट्रॉन ऑल द टाइम न्यूट्रॉन नहीं रहता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है और बीच में चार्ज मीज़ान एक्सचेंज होती हैं, करंट एक्सचेंज होती है। जब करंट एक्सचेंज होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सचेंज होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक्सचेंज होगी, तो इस तरह उसके एंगुलर मोमेंटम में डिफरेंस आ जाएगा, तो एज ए रिजल्ट गैमा रे फोटॉन एमिट होगा। ये सारी बातें मैंने पार्टिकल फिजिक्स से ली हैं। आपके लिए वो जो फर्स्ट वन थी ना या सेकंड वन वो याद रखें। इसके अलावा नेचर के अंदर गैमा एमिशन के कुछ और प्रोसेस मैंने बताए हैं कि गैमा एमिशन आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू हॉटेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स लाइक न्यूट्रॉन स्टार एंड पल्सार एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन एंड रीजन अराउंड द ब्लैक होल्स। यानी जो मोस्ट हॉटेड और एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट हैं, जो स्टार्स हैं, कौन कौन से स्टार्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सार्स और इसी तरह सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो स्पेस के अंदर होता है, और वो रीजन जो ब्लैक होल के करीब है वहाँ से भी प्लेंटी ऑफ गैमा रे फोटॉन्स एमिट आउट हो रही हैं। और अर्थ सरफेस पे मेजर सोर्सेज ऑफ गैमा एमिशन क्या है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड रेडियो एक्टिव डिके। जहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा गैमा रे फोटॉन एमिट होगा, और जो रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं विद पैसेज ऑफ टाइम डिके हो रही है, तो गैमा एमिशन का प्रोसेस होता है। अब इसकी एग्जांपल में देखें, कोबाल्ट 2760 ये वेल नोन गैमा एमिटर है। जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है कोबाल्ट, तो एज ए रिजल्ट गैमा रे फोटॉन एमिट होता है। इसी तरह पॉजिटिव मेज़ान और नेगेटिव मेज़ान, मैंने कहा था ना न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक्सचेंज होती हैं विद चार्ज मीज़ान। तो जब पॉजिटिव मेज़ान और नेगेटिव मेज़ान आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एज ए रिजल्ट 2 गैमा रे फोटॉन एमिट होते हैं। और एक और प्रोसेस है रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन, when electron and positron annihilate with each other and as a result 2 gamma ray photon are also emitted out. तो is it clear? तो this is all about radioactivity। तो यहाँ हम वाइंड अप करते हैं जो है। थैंक यू।